तो आज मतगणना हुई और अभी भी जारी है। कई जगहों पर मतगणना जारी है, कई जगहों पर जो परिणाम है वो निकल के आ चुके हैं। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि 403 विधानसभा वाला ये राज्य उत्तर प्रदेश, और जहां पर लगभग 269 सीटों में या तो बीजेपी आगे चल रही है या वहां पर कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की सीटें तो बढ़ी हैं, हालांकि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा है, सीटें बीजेपी को मिल चुकी हैं। 125 से 130 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी ने या तो बढ़त बना रखी है, वहां कई सीटें जो हैं वहां पर जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि जो बसपा है 1 सीट पे बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 2 सीट पे। कुल मिलाकर के बसपा की स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखा भी है योगीरा सारा रा रा रा। तो ऐसे में आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और 1985 से लेकर के अब तक जो नहीं हुआ, यानी 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया जब सरकारें एक ही दल की रिपीट हो जाती थी। अब ये 3 दशक का जो वक्त था, इसके बाद अब जो सरकार बनी है वो रिपीट हुई है, यानी कि बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है। और ये एक मिथक टूटा है, ये कह सकते हैं कि एक बार इतिहास दोहराया गया है, या यूं कहें कि इतिहास जो 30 साल से चला आ रहा था उसको तोड़ा भी गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकार बन गई है। बात की है विकास की, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे घेरते चले आए योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, कहीं अमित शाह, जेपी नड्डा, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के दिग्गज नेता जहां गए वहां पर उन्होंने विपक्ष को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरा। कहीं ना कहीं उन्होंने विकास की बात करते हुए नजर आए। जब स्टार्टिंग हुई थी तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरण थे, उसके बाद लगातार जो अवध की सीटें थी, एक तीसरे चरण में यादव लैंड था, 40 सीटें जहां प्रभावित हो रही थी, चौथे चरण, 5वें, 6ठे, 7वें, इन चरणों में अवध की सीटें और पूर्वांचल की सीटें, तराई क्षेत्र और बुंदेलखंड, ऐसे में कहीं ना कहीं योगी और मोदी का जादू चला है, जिसको लेकर के आज जो मतगणना का दिन है, फैसले का दिन है, तो बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र दीक्षित जी। आपका स्वागत है शैलेंद्र दीक्षित जी, बीजेपी नेता है। कुछ वक्त के बाद हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित भी हमसे जुड़ेंगे। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा और सबसे पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद कि आपकी सरकार आ रही है। पहला सवाल मेरा यही है, जब एग्जिट पोल आए थे तब क्या आपने मान लिया था, तब आप कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आपकी सरकार आ रही है? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल से पहले ही जब जनता के बीच में हम जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जनता का रुझान, जनता का झुकाव योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ है। क्योंकि जनता स्पष्ट तौर पर सुशासन चाहती थी और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी और उन लोगों से दूर रहना चाहती थी जो अराजकता के बल पर यहाँ पर सरकार बनाना चाहते थे। और जब आज ये जनादेश आया है तो ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन शक्तियों के खिलाफ जनादेश दिया है जो जातिगत आधार पर या फिर अराजकता के बल पर सत्ता पाना चाहते थे जी। या वो दल या उन दलों के नेता जो ये कहते थे बार बार कि हिंदू हो सकता है, हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता, वो तुष्टीकरण के रास्ते पर सत्ता पाना चाहते थे। या एक दल ऐसा है जिसको 1 सीट मिली, या जो घटक दल थे जो बहुत तेजी से दावा कर रहे थे, जो अपने जातिगत जनाधार को रुपए से बदल करके सत्ता में लाना चाहते थे, उसको बेच करके सत्ता में आना चाहते थे। इन तमाम ताकतों को जनता ने नकारा है और मैं फिर कहना चाहूंगी कि उन शक्तियों को भी नकारा है जो कहते थे कि भगवा आतंकवादी हो सकता है, जो कहते थे कि भारत माता डायन हो सकती है, जो कहते थे कि कसाब को साहब कहते थे। ऐसे लोगों को भी जनता ने इन जो प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जो परिणाम आया, जो जनादेश आया, उन सबको जो है उन लोगों ने नकारा है। तो मैं विश्वास में था। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से दावे किए जा रहे थे, जातिगत समीकरणों के दावे किए जा रहे थे, धार्मिक आधार पर दावे किए जा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। शैलेंद्र दीक्षित जी, जिस तरीके से स्टार्टिंग फेज की बात करें, पहले और दूसरे चरण में जब वोटिंग होनी थी, जिसको लेकर के लगातार जनसभाएं हो रही थी,
तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आते थे। कभी वो पाकिस्तान का जिक्र कर देते थे, फिर उन्होंने जिन्ना के जिन्न को बाहर कर दिया, फिर वो चिलमजीवी बोल देते हैं। आपके मुख्यमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं बात कर लूं, योगी आदित्यनाथ की, उनको कह देते हैं, ऐसे शब्दों से नवाज रहते। वहीं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे ये 80-20 का चुनाव है। तो पहले 2 चरणों में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी की तरफ से। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जब जयंत शाह जी से समझौता हुआ और गठबंधन हुआ तो उन्हें लगा कि हम टॉप पर पहुंच गए हैं जी। उनको एक मृग मरीचिका पैदा हुई कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां पर हमसे कोई लड़ नहीं पाएगा। हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर इसको बिल्कुल एक तरफा कर दिया जाए, तो उन्होंने कोशिश की कि एक समाज का समुदाय विशेष के वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की कि उनको जोड़ लिया जाए और समाजवादी वोट के कुछ जातीय आधार के वोटों को जोड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने इस बार चुनाव में भाषा का प्रयोग किया, वो बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उस तरीके के उनसे भाषा की आशा नहीं थी। और उस व्यक्ति के लिए आशा नहीं थी जो एक तरीके से संत के रूप में बैठा था, जो उत्तर प्रदेश का संवैधानिक मुख्यमंत्री भी था, जो धार्मिक रूप से एक संत के रूप में था, जो जिसका परिवेश भगवा था, जो एक समाज विशेष के लोगों की श्रद्धा का विषय होता है, उसके प्रति जो उन्होंने बात की, जो शब्दों का प्रयोग किया, वो बहुत अच्छा नहीं था और इसलिए उनसे आशा नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि जो इनका ये बोलने का तरीका है, जो इनको जोड़ने का तरीका है, या जिस तरीके से अपने समाजवादी पार्टी के चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं, उसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। और आपने देख लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो परिणाम आए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दी इनसे। ठीक बात है। अगर तीसरे चरण की बात कर लें, उसमें 40 सीटें ऐसी थी जो यादव बाहुल्य इलाका है, जैसा जिक्र हम कर चुके हैं पहले भी। शैलेंद्र दीक्षित जी, क्या अब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का जो यादव फैक्टर है, यादव वोटर है, क्या वो छिटक गया है पूरी तरह से? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी जाति विशेष के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश का जनादेश नहीं पा सकता। जी बिल्कुल, यह है, वो अगुवाई कर सकता, नेतृत्व कर सकता है। उनको इस बात का भ्रम था कि हम इस फैक्टर से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता पाते हैं। 2 चुनाव में, पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो सत्ता मिलती रही आपके पिताजी के समय से, उसका आधार ये वोट बैंक नहीं था। हाँ। और ये इस बार के चुनाव में और स्पष्ट हो गया। जो MY फैक्टर की बात की जा रही थी, बहुत तेजी से इनके नेता कह रहे थे और बहुत तेजी से इनके बयान आ रहे थे, बहुत तेजी से कहा जा रहा था कि 10 मार्च को शाम को 5-6 बजे के बाद बदला लेने के लिए तैयार करो, नौकरशाही को हटाएंगे नहीं, उनसे बदला लेंगे। जी बिल्कुल। जो बहुत बड़बोलेपन थे, जो लोग सड़कों पर कह रहे थे, गांव-गांव में, गली-गली में कह रहे थे, आज वो घर में दुबक गए हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया कि जाति विशेष या धर्म विशेष से सत्ता को नहीं पाया जा सकता, उसके लिए जनता का विश्वास चाहिए और जनमत चाहिए और जनादेश चाहिए। उसमें ये नाकाम साबित हुए, तो इन्हें निश्चित तौर पर अब अपने गिरेबान को झांक कर देखना चाहिए कि आपको वोट किस आधार पर मिले, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर मिले या आपकी सेवाओं के आधार पर मिले। और मैं कह सकता हूं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सरकारें पलटती नहीं है, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया 1985 के बाद, इस सरकार को फिर से ला करके दिखाया है और पूरे बहुमत से और बड़े बहुमत के साथ ला करके दिखाया है। प्रत्याशी अच्छे मतों से जीते भी हैं और इस बात को साबित किया है कि अगर सेवा है तो जो जनता का विश्वास जीता जा सकता है, टुटके से काम नहीं चलता। जी बिल्कुल। हमारे साथ नितिन दीक्षित जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं, न्यूज रूम से जुड़े हैं। नितिन, आपका रुख करना चाहूंगा और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त माहौल क्या है? जिस तरीके से आप विधानसभाओं में जाते हैं, बीजेपी कार्यालय भी गए होंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी आपने एक बार चक्कर जरूर लगाया होगा दिन भर में, तो क्या कुछ माहौल नजर आया है? जश्न का माहौल तो बीजेपी कार्यालय में जाहिर सी बात होगा, सपा और बसपा और कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां क्या कुछ माहौल था? आपको बताते हैं कि अगर सुबह से गर्मा गर्मी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में
प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने भी सरकार बनाई है। अगर बात की जाए तो 200 के जो बहुमत है उससे कई गुना ज्यादा जो है सीटें आई हुई है। हालांकि 2017 में जो सीटें थे जो उससे कम थे, लेकिन प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है। वही अगर दूसरी बात की जाए तो खुशी का माहौल भी है कि जैसे आपने देखा है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, तो जो कानपुर की मेयर है संजना पांडे, जो बुलडोजर के ऊपर सवार होकर जैसे श्री राम के नारे लगा रही थी, जो भी मोदी समाज को नारे लगाती दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए किसी की तो कानपुर के पसंद लगा है मेयर संजना पांडे। तो उन्होंने भी खुद ये बताया कि जो बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। और जो जो बुलडोजर है जिसके लिए तंत्र करने जा रहे थे कि बुलडोजर की सरकार है, तो उन्होंने भी बात को लेकर जाहिर किया है कि बुलडोजर की सरकार है। और कहीं ना कहीं विरोधियों को और विपक्षियों को क्या हुआ है कि जो बुलडोजर जो है अब उत्तर प्रदेश में बराबर जो है अपराधियों के द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति है उसको जैसे नाभेद करता कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगा। ये एक कानपुर से बड़ा मैटर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गया हुआ है। ठीक है। शैलेंद्र दीक्षित जी, नितिन जिक्र कर रहे थे बुलडोजर का, क्या बाबा का बुलडोजर अब तैयार है एक बार फिर माफियाओं से चलेगा? देखिए, जो बुलडोजर जनता के बीच में चर्चा क्यों आया, मैं इस बात को आपके चैनल पर जरूर कहना चाहूंगा। बुलडोजर का मतलब खाली ये नहीं कि वो मकान गिराने वाला है। बुलडोजर से जो संदेश दिया हमारे योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो ये संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अराजकता से कुछ भी अर्जित करेगा, अगर वो ताकत अर्जित करेगा तो कानून व्यवस्था से उसकी ताकत का समन करेंगे, उसका अंत करेंगे। अगर वो बेईमानी से, अराजकता से, लूटपाट से, काले धंधों से अगर धन अर्जित करता है और गलत तरीके से भवन बनाता, मकान बनाता, तो उनको भी समन करने का हम काम करेंगे। क्योंकि इस समाज में जब एक व्यवस्था दी गई उसके हिसाब से आपको अर्जित करना, चाहे धन अर्जित करना, समर्थन अर्जित करना है या संपत्ति अर्जित करनी है जी, उसके खिलाफ अगर आप जाते हैं तो पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी शासक ने, मुख्यमंत्री ने ये साहस किया कि जो बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे कि हम समाज को बदल सकते हैं, हम जनादेश को बदल सकते हैं, हम सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो योगी जी ने उठाई। और मुख्यमंत्री जी ने उनके जो कुचेष्टा थी, उनका जो अनाधिकार संपत्ति थी जो गलत तरीके से अर्जित की गई थी, उसको जो है समन करने का काम योगी जी ने किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कानून व्यवस्था का एक प्रतीक बन करके उभर करके आया और लोगों का विश्वास हो गया कि अगर कोई भ्रष्टाचार से, कोई गरीबों का हक मार करके, कोई बेईमानी से, कोई भारत की संपदा से गलत तरीके से ले जा करके अगर अर्जित करेगा तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोजर से देंगे। इसलिए मैंने देखा कि बहुत से चुनाव में, बहुत सी रैलियों में बुलडोजर चर्चा का विषय बना रहा। तो बुलडोजर कोई बदले की भावना नहीं है, बुलडोजर समन का एक प्रतीक बन गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अराजक तत्वों के खिलाफ। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता ने इस विषय को पसंद किया कि योगी जी पूरे मन से तैयार है कि हम ऐसी शक्तियों से, ऐसे अराजक लोगों से लड़ेंगे, और इसलिए उन्हें इतना समर्थन दे दिया दोबारा। ठीक है शैलेंद्र जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि लगभग 50 से 55 सीटों का आपको नुकसान हुआ है। पिछली बार 325 आई थी बीजेपी प्लस को, अकेले आपने, बीजेपी ने 312 पाई थी और बाकी 13 सीटें जो थी आपके सहयोगी दल, अपना दल एस और राजभर की जो पार्टी है भाजपा, उसने पाई थी। ऐसे में जो नुकसान हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप समझते हैं अच्छे तरीके से हमसे कि जब 5 साल सरकार रहती है तो बहुत से मुद्दों पर ये स्थिति रहती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं उनसे लोग खुश नहीं होते हैं। कोरोना को बड़ा मुद्दा मानते हैं, कहीं पर जो है, जो आप समझिए सदी की सबसे बड़ी बीमारी का हमने सामना किया, ये हिंदुस्तान का दुनिया ने किया, और मोदी जी ने जितने अच्छे तरीके से इसका सामना किया, लोगों को बचाया, वो बात लोगों के सामने रखी गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसका भ्रम भी फैलाया। कहीं पर अब की बार जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई कि अगर अब की बार आप लोग नहीं जिता पाए तो आगे से आपकी जमात खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से दुष्प्रचार करके कहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ है, और ये हमारे चिंतन का विषय है। और मुझे लगता है कि हमारे पास योगी जी के रूप में, मोदी जी के रूप में,
बड़ा सबल नेतृत्व है और हम इसको जल्दी ही रिपेयर भी कर लेंगे। ठीक है, नितिन है हमारे साथ। नितिन, आपका रुख करना चाहूंगा। अब एग्जिट पोल आने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत ये कह दिया कि अब जो कार्यकर्ता है वो स्ट्रांग रूम के बाहर, मतगणना स्थल के बाहर मॉनिटरिंग करें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें, और ऐसे में एक अभियान टाइप का चला और जो पूरा प्रदेश में जहां जहां मतगणना स्थल बने थे, जिन जिन राज्यों में, वहां पर ऐसी स्थिति बनी कि वहां पर, जैसे कानपुर का ही जिक्र कर लें तो जिस तरीके से गल्ला मंडी पे विधायक इरफान सोलंकी पहुंच गए, सम्राट विकास पहुंच गए, प्रत्याशी गोविंद नगर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि उसमें वहां कोई गलती उसने नहीं की हुई थी। जैसे आपने बताया कि जहाँ जहाँ पर मतगणना स्थल बनाए गए थे वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो रुझान आए थे उसके बाद जो है इस तरह की भावना, इस तरह से बातें करना शुरू कर दिया। बनारस में भी एक जगह इस तरह की बात थी, इसको लेकर कल समाजवादी पार्टी के जो सांसद के नेता हैं उन्होंने इसमें आरोप भी लगाया था कि जो बीजेपी की सरकार है और शासन है, शासन के ऊपर भी आरोप लगाया था कि कहीं न कहीं के साथ हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, जिसको देखकर जो है इन लोगों ने विरोध मिल गया था। यही बात देखी कि सम्राट विकास अधिवक्ता जो वहां पे गुजर रहे थे उनको पकड़ा था, एक अधिवक्ता का था जो वहां से गुजर रहा था और वहां पे भीड़ देखकर वो देखने रुक गया, जिसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं में भी कल व्यवस्था और उन्होंने पुलिस विभाग में आकर इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने उनको समझाने के बाद तो कुछ जो अधिवक्ता है उसको बेल भी दी गई थी, जिसके बाद वकील थोड़ा सा शांत हो गए। वही अभी एक बात और सबसे की है कि जो पूरी चीजें देखिए इस समय कानपुर की पूरी विधानसभा में जो आ रही है, जैसे सीता हो गई, आर नगर हो गई और कैंट विधानसभा, कैंट विधानसभा पहले से कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस का जो बड़ी बात हो गया उत्तर प्रदेश से, जो बीजेपी उसके लिए नुकसान में गए हैं। वही दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम नगर की सीट है और जो सीता मोदी की है, कहाँ इन सीटों पे चूक हो रही है, किन प्रत्याशियों, किन कार्यकर्ताओं से चूक हुई है, इसमें पार्टी को गहन मंत्रालय जरूर करनी पड़ेगी। देश की जो सीटें हैं इसमें पहले से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ अमित शाह ने भी यहाँ पर रोक किया, लेकिन कांग्रेस की जो 3 सीटें हैं ये बीजेपी को अपने खाते में करना जरूरी था, जिसके बाद जो है यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की जो साथ है वो साथ कर लगी थी, इसके साथ इसीलिए यहाँ पर आपको याद होगा पहले इन 3 विधानसभाओं को लेकर ग्राउंड है वहाँ पर जनसभा नहीं, कानपुर में चलिए नुकसान नहीं हुआ, 7 की 7 बीजेपी के खाते में गई। लेकिन शैलेंद्र दीक्षित, आपसे जानना चाहूंगा, नीलिमा कटियार की जो सीट है कल्याणपुर, हालांकि वो जीत गई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था, कयास ये लग रहे थे सतीश निगम इस बार उनको हरा सकते हैं या ये सीट बीजेपी के पास से निकल सकती है, ऐसी बात हो रही थी। नहीं, देखिए मैं पहले जो ईवीएम का मुद्दा उस पर 1 मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल, कि देखिए बहुत से चुनाव के बाद 14 के बाद हम ये देख रहे हैं, जितने भी चुनाव हुआ जब मोदी जी आए हैं तो जो विपक्ष के दल हैं वो ईवीएम को निशाना बनाते हैं और ईवीएम को कोई अभी तक एक भी प्रमाण नहीं दे पाए कि ईवीएम को किसी तरीके से सेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इस चुनाव में जैसे ही आपके एग्जिट पोल आए और संभावित हार दिखी तो सभी ने उस पर निशाना साधना शुरू किया और मुझे बात बहुत हल्की होकर के गुजर जाती मुझे, लेकिन बड़ी बात ये गंभीर लगती है कि जब हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो हम अपनी पूरी चुनाव प्रणाली पर, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल अविश्वास पैदा करते हैं। हाँ। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी करतूतों को, अपनी हार को, अपनी पराजय को, अपनी जो है जो तरीके से हार के बाद जो निराशा होती है उसको छिपाने के लिए ईवीएम को सहजता से निशाना बना लेते हैं और ऐसा करके हम जनमत का भी अपमान करते हैं, जो जनता जनादेश देती है उसका भी अपमान करते हैं। राजनीतिक दलों को इससे बाज होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। अगर कुछ है तो उसका स्पष्ट प्रमाण देश के सामने रखा जाना चाहिए। इससे दुनिया में भी हमारे सामने एक हमारी हंसी होती है कि हमारी जो प्रणाली है उस पर एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे ईवीएम पर ही, हमारी चुनाव प्रणाली पर विश्वास नहीं करता, तो ये जनता का अपमान होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि नीलिमा जी हार जाएंगी, महेश त्रिवेदी जी हार जाएंगे
और मैथानी जी की लड़ाई बहुत फंस गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो दल थे, जो राजनीतिक दल थे, वो उनको मृग मरीचा का जैसी बीमारी हो गई थी, जैसा कि हिरन को हो जाती है राजस्थान में, उनको हर जगह अपनी जीत दिखा रही थी। मैं अभी सुबह से मतगणना में था, इन तीनों विधानसभाओं के मैं लगातार चुनाव में भी संपर्क में रहा, मेरे कार्य क्षेत्र में भी ये विधानसभाएं रही हैं, तो मैंने देखा कि वहां पर प्रारंभ से ही कोई परेशानी थी नहीं। लगभग 20,000 से हम वहां जीते हैं, लगभग 81,000 से एक रिकॉर्ड जीत हम गोविंदनगर जीते हैं, लगभग 40,000 से हम किदवई नगर जीते हैं। तो जहां पर इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वहां पर जो ये प्रचार किया जा रहा था, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और एक मिथ्या प्रचार था, जिसको जनता ने वोट दे करके साबित कर दिया कि लोग झूठ बोल रहे थे, मिथ्या प्रचार कर रहे थे। इन तीनों क्षेत्रों पर जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही थी और उनके प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रही थी। ठीक बात है। नितिन हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा। नितिन, ईवीएम को निशाना बनाया जाता है, हालांकि शैलेंद्र दीक्षित जी ने कहा ये बहुत ही गलत बात है। लोकतंत्र में जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जो लोकतंत्र का ये पर्व माना जाता है चुनाव, और ऐसे में बार बार ईवीएम का मुद्दा उठना, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि अब राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, और इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं जो विदेशी हैं या दूसरे देश के लोग हैं, वो हम पर हंसते हैं कि आखिरकार अपने ही देश की एक इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया का जो हिस्सा है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको ही कटघरे में बार बार खड़ा किया जाता है। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा गया कि ईवीएम हैक थी, ये कहा गया कि ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा था। ठीक, एक मुद्दा ये हो गया। नितिन, एक चीज यहां समझने की होगी कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ, और कानपुर की अगर जिक्र करें, और अगर बात की जाए अमित शाह की 2 जगहों पर रोड शो हुए थे, मुझे जितना याद है आर नगर विधानसभा और दूसरी सीसामऊ, दोनों ही जगह पर बीजेपी पहले की स्थिति में 2017 भी हारी थी और इस बार भी हार गई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या उस रोड शो के मुकाबले जब अमीषा पटेल आती हैं आर नगर में, तो उसमें भी भीड़ नजर आती है, तो क्या वो भीड़ बीजेपी की जो नजर आ रही थी, क्या वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई? आपको बात कर दूं, अगर आप भीड़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अपने की बात की जाए, तो आपने इसकी रैलियों का नेता न्यूज की होती कि जब उनकी रैली थी तो लाल टोपी बात होती है। तो उसके बाद जो है, अब क्या आपकी स्थिति क्या है, उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि हम सत्ता में आ रहे हैं 300 पार से, तो भीड़ का कोई नहीं होता है। लेकिन हाँ, भीड़ का कोई देश भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमिताभ बच्चन की जो अमिताभ पटेल की जो कॉन्फ्रेंस हुई, अमिताभ पटेल की जो मिली, अमिताभ पटेल है जो, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज का जो है एक प्रावधान का है लोगों के अंदर, क्योंकि आप जब किसी को पिछड़ों में देख रहे होते हैं, तो पिछड़ों को देखने के बाद मन में चाह देखती है एक सेलिब्रिटी आया है, कोई हीरो आया है या हीरो भी आई है, या कोई आर्टिस्ट आया है जिसकी देखने की क्या होती है, तो हो सकता है कि ये भी क्या हो लोगों के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भीतर घाट की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के कहा करता हूँ, क्योंकि सीट की अगर बात की जाए तो जो सीट का जो ढेर है, क्योंकि जो जिस सीट से आज आम मतलब देश के लोग लड़ रहे हैं, ये उनकी पहले 2017 में ये उनकी सीट हुआ करती थी सीतामऊ, और जो लड़ा करते थे सीट, उनको यहाँ पे कर दिया गया सीतामऊ विधानसभा में। तो कहीं सीट का जो हुआ है, जो भी यहाँ पे बड़ा फर्क होता है, इसको क्योंकि अगर बात की जाए तो सेकंड सरकार जो है जो सुरेश अवस्थी सीता मूवमेंट 2017 में रहे, कोई बहुत ज्यादा मतों से नहीं आने थे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो गठबंधन को देखते हुए अगर 55 वोट से अगर हाजिर होती है, तो कहीं ना कहीं को एक बार सुरेश अवस्थी का मुझे दावा देना चाहिए था। जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो आज हार हुई है, वो लगता है कि प्रत्याशियों के बदलने से दोनों प्रत्याशियों को हार का भी देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इन दोनों सीटों के लिए काम मंथन करना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर लोकसभा के भी चुनाव है
तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, तो जरूर इस पर ध्यान देना पड़ेगा आला कमान। ठीक है शैलेंद्र दीक्षित जी, किदवई नगर सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, अजय कपूर वर्सेस महेश त्रिवेदी। हालांकि महेश त्रिवेदी जीत गए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या अब कांग्रेस का जो जनाधार है वो पूरी तरह से खिसक चुका है प्रदेश में? क्योंकि जिस तरीके का उसका प्रदर्शन है, प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आया कि उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा हुआ हो, बल्कि और कम 7 सीटें मिली थी 2017 में, इस बार तो 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं अभी। देखिए, अब की बार प्रियंका जी स्वयं नेतृत्व कर रही थी उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल, और कांग्रेस प्रियंका जी के रूप में एक ट्रम्प कार्ड मान रही थी कि यूपी में हम करेंगे, लेकिन जो प्रबंधन था उसमें बहुत चूक होती चली गई। जिन लोगों के हाथ में प्रदेश से लेकर के और वहां की सीटों के वितरण की सारी व्यवस्था दी गई थी, हाँ, वो सही ढंग से उसको कार्य रूप नहीं दे पाए। और प्रियंका जी ने एक प्रयोग किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो उनकी परख नली थी वो पलट गई, उल्टी हो गई, उनसे चूक हो गई। उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया भी नहीं। जब कांग्रेस के संगठन में 4 लेडीज या 4 लड़कियां नहीं थी जो संगठन में भागीदार होती, तो उनको ये प्रयोग पहले कांग्रेस के संगठन में करना चाहिए था। बिल्कुल, वो उन्होंने किया नहीं, पदाधिकारी बनाए नहीं, कार्यकर्ता को, महिलाओं को तैयार नहीं किया चुनाव लड़ने के लायक। एकदम से किसी तरीके से ढूंढ के प्रत्याशी ले आई, और जिसका उदाहरण है कानपुर में नेहा तिवारी ले आई, उन्नाव में आशा ले आई, 159 प्रत्याशी वो ले आई। और 8 मार्च को प्रियंका गांधी ने रैली निकाली है लखनऊ में मार्च की महिला दिवस पर, तो उसमें कुल 80 प्रत्याशी पहुंच पाए, उनके प्रदेश अध्यक्ष तक वहां नहीं पहुंची। तो मैं कह रहा हूं उनका जो ये प्रयोग था, ये वोट पाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पलट गया। और जो कांग्रेस की बहस छेड़ रहे थे नेता, कसाब को साहब कहना, जिन्ना को महिमा मंडित करना, हिंदू है हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता, ये जो बहस थी इससे लोग उनसे उब गए, और एक सफल नेतृत्व देने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कानपुर में भी, कि जो हमारी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं, अगर वहां पर कांग्रेस थोड़ा बहुत लड़ रही होती तो हम आज वहां पर जीत गए होते। वहां पर वो बिल्कुल जीरो की स्थिति में लड़े हैं। 1000 2,000 3,000 वोट मिल रहे हैं, जो कानपुर में कभी कांग्रेस बहुत तेजी से लड़ती थी वो खत्म हो गई। और कानपुर क्या, मैं आज कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व के अभाव में और फिरका परस्ती का जो इनके पास तरीका था, तुष्टीकरण का जो इनके पास तरीका था, निजी स्वार्थों में सत्ता पाने का, उन सब की वजह से कांग्रेस ने जनाधार खो दिया। और मुझे लगता है कि अब बहुत लंबा समय लगेगा कांग्रेस को पुनः वापसी के लिए। अगर जो बार बार चर्चा आप करते हैं कि सीसामऊ में और आर नगर में हमारी पराजय हुई है, वो हम वहाँ की पराजय स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके 2 बड़े कारण हम यही मानते हैं। एक तो वहाँ पर जो हमारे विपक्षी दल था वो ध्रुवीकरण करने में सफल हो गया, वो उन लोगों के बीच में भय की भावना फैला करके वोट को लेने में तैयार हो गया, और एक तरफा वोट उनको मिला, उससे उनको जीत हुई। दूसरा ये कि कांग्रेस बिल्कुल वहां पर कहीं भी खड़ी नहीं हो पाई, तो एक तरफा समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ गई, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रबंधन में गड़बड़ियां हो जाती हैं। उस वजह से हमने वहां पर कुछ कमजोरी हमारी रही है, लेकिन हमें विश्वास है कि जिस तरीके से वहां पर हमें वोट मिला है बहुत तेजी के साथ, बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग हमारे आने वाले समय में हम जनता के बीच में सेवाओं में और हमारी योजनाएं उन तक जाएंगे, उनको इस बात का एहसास होगा कि जो सत्ता में बैठे वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमारे लिए भी सोचते हैं और सबके लिए सोचते हैं, सबके विकास के लिए सोचते हैं। तो परिस्थितियां बदलेंगी। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। कांग्रेस जो गांधी के रास्ते पर चलती थी, उसने तुष्टीकरण के रास्ते पर चलना शुरू किया है। निजी स्वार्थों के लिए उसने जो है कार्यकर्ताओं को पद और टिकट देना शुरू किया है, और इसीलिए प्रियंका गांधी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इस तरीके से बुरा हाल हुआ जिसकी की आशा नहीं की जा सकती थी। ठीक है शैलेंद्र दीक्षित जी, एक बात मैं आपसे और क्लियर करना चाहूंगा कि अब आपको एक बार फिर से सत्ता मिल गई है, बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब ऐसे में आपकी जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति वो ज्यादा हो गई है। क्या कानून व्यवस्था को और पैना करेंगे, और धार देंगे, और अच्छा करने की कोशिश है? विकास के जो कार्य हैं उनमें तेजी आएगी, और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता चला जाएगा आपके राज्य में? नहीं, निश्चित तौर पर
जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हम उत्तर प्रदेश को निर्भय बनाएंगे, भय खत्म करेंगे, भय भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ठोको नीति चलेगी? नहीं, कोई ठोको नीति की बात नहीं है। ठोको नीति का आपने सवाल उठा दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ ठोको नीति से क्या मतलब है। अगर किसी अराजक तत्व को पुलिस पकड़ती है और उसको जाकर के जेल पहुंचाती है, तो इसमें इनको दर्द क्यों होता है? क्या वो लोग अच्छे हैं जो चैन खींच कर ले जाते हैं? क्या वो लोग अच्छे हैं तो 10,000 रुपए में आदमी की हत्या कर देते हैं, भाड़े के हत्यारे? क्या लोग अच्छे हैं जो बहन बेटी को उठा ले जा करके उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, उसके शव को जला देते हैं? क्या वो लोग अच्छे हैं? अगर उनके खिलाफ सख्ती से हमारा प्रशासन, हमारी सरकार काम करती है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? जनता ने तो इसका समर्थन कर दिया ना कि हम अपराधियों का समन चाहते हैं। और हमारी ये जो सरकार चुन करके आई, जिस आधार पर हमें फिर से उन्होंने जनादेश दिया, उस जनादेश का हम सम्मान करेंगे। हम कानून व्यवस्था को सर्वोपरि करेंगे और विकास की व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे। पारदर्शी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो विकास कार्य होगा वो 100 रुपए का कार्य होगा तो 100 रुपए जनता को लगता हुआ दिखाई देगा, उसमें बंदरबाट नहीं दिखाएगा। और जो भ्रष्टाचार की ताकतें हैं उनको जमींदोज भी करेंगे, उनकी संपत्तियों को छीन करके राष्ट्र में शामिल करेंगे जो राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय संपत्तियों से खिलवाड़ करते हैं, जो भ्रष्टाचार से धन का उपार्जन करते हैं, जो माफिया के द्वारा जमीनों पर कब्जे करते हैं, उनको भी जमींदोज करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो जितने बड़े विश्वास के साथ हम जीत करके आए हैं, इन तमाम ताकतों को हरा करके आए, जो जाति और सांप्रदायिकता के बल पर इस प्रदेश की सत्ता पाना चाहती थी, जो जाति आधार पर सत्ता पाना चाहती थी, उनको हमने परास्त किया। उनके खिलाफ जनता ने जनादेश दिया हमको, तो उस जनाधार का सम्मान होगा और उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा और भ्रष्टाचार रहित विकास के साथ उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम हम करेंगे। चलिए, नितिन हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो मजबूत होता नजर आ रहा है, हालांकि संख्या बल की मैं बात कर रहा हूं, 125 सीट के ऊपर है, ऐसे में अब क्या ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? जब विपक्ष अपनी बात को रखेगा तो उस बात को रखने का जो नजरिया होगा वो थोड़ा पैना होगा, ताकतवर होगा, या अपनी बात अब सरकार के सामने वो रख सकेगा? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर पक्ष मजबूत है तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकारें जो है वो निरंकुश हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2017 के अगर बात करेंगे तो कितना विपक्ष की भूमिका को समाजवादी पार्टी ने निभाया है, ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। सभी क्या समाजवादी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता या स्वयं अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, सभी उन्होंने क्या मुद्दे की बात करी? जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, काम बोलता है। 2017 में जनता ने काम बोलता है, बीजेपी की सरकार बनाई, बहुमत से 3 गुना बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद क्या हुआ? 2022 का चुनाव हुआ, फिर वही चीज है, उन्होंने बात बोली मैं लाइफ फ्री दूंगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है वो जनता इस हालत में नहीं आ रही है। जनता जो है जो प्रदेश का विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, और अभी तक बात की जाए तो इस 5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है। तो अगर बात की जाए 2017 करता है, तो अगर कोरोना काल की बात की जाए तो 2 साल जो है वो कोरोना में चले गए। ठीक बात है। तो मुद्दे की बात अगर आर्थिक गतिविधियां रुकी रही इस दौरान, हाँ, जीडीपी कम हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जब लोग घरों से नहीं निकले, आर्थिक गतिविधियों पे रोक लग गई थी, रेवेन्यू नहीं आ पाया, गवर्नमेंट के सामने कई सारी चुनौतियां थी, और जो 100 से ज्यादा, मतलब हमारी जो स्थिति थी 107वें स्थान पर थी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, जो नंबर 1 और 2 पर थे, टॉप 10 थे, उनकी हालत खराब थी। ऐसे में WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। हालांकि मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन इस बार तो 5 साल पूरे हैं, और 5 साल हालांकि कोई इस बार से कोरोना की वेव ना आ जाए, जिस तरीके से ओमिक्रॉन आ गया था वेव 3, तो अब काम ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अब आपको पूरा वक्त मिलेगा शैलेंद्र। नहीं, देखिए आदित्य जी, हमने जो हालात दुनिया के सामने आए, हाँ, ना हम सोच रहे थे ना कोई सोच रहा था। बिल्कुल, जिस तरीके से 3 चरणों में
कोरोना फैला और हमारे यहाँ मौतें हुई, हमारी चिकित्सा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी। आप स्वयं कह रहे जो दुनिया में 1 और 2 नंबर पे थे वो सामना नहीं कर पा रहे थे, फिर भी हमने पूरी बहादुरी से और जनता के साहस से और अपने समर्पण से उसका सामना किया। इससे हमने सीखा है और हमारी सरकार 5 साल में चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जो चिकित्सा के साधन है वो इतने होंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। आपको इलाज आने के लिए किसी शहर को अपना, किसी उत्तर प्रदेश के किसी शहर को अपना जिला नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसके शहर में सब कुछ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मेडिकल की शिक्षा के लिए सब कुछ हम परिवर्तन करेंगे, सब कुछ हिंदुस्तान में बच्चों को बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और वो पूरा अपना प्रयास करेगी। और आपको इन आने वाले 5 सालों में ऐसा लगेगा कि जो हमारी चिकित्सा की सुविधा है वो विश्व स्तर की होगी। हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश के, प्रदेश के नागरिक का जीवन बचाने के लिए सक्षम होंगे। हमारे बच्चे चाहे पैसे वाले परिवार के हों या गरीब परिवार के हों, वो सभी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि इस हिंदुस्तान के हर नागरिक के सर पर उसकी अपनी छत हो, हम इसमें सफल होंगे। और एक हमारा भी सपना है कि हम दुनिया में सबसे युवा देश हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत युवा है, उसके हाथों को रोजगार मिले। इन 2 सालों का जो समय था इसको भुला करके, इससे सीख लेकर के, इसको समझ करके अपने सारे लोगों की, जनता के ताकत से, अपने जनादेश की ताकत से इस उत्तर प्रदेश को एक ऐतिहासिक रूप से बदलने का काम करेंगे। और मुझे लगेगा कि 27 में जब हम यहाँ पर बहस के लिए बैठे होंगे तो दूर दूर तक जनादेश किसी के तरफ नहीं होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश खड़ा आपको दिखाई देगा। नितिन, जिस तरीके से दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, एक जो रिकॉर्ड बनाया है, 3 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसे में एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता के पास भी पहुंच रहा है और जनता ने एक मैसेज दिया है विपक्षियों को कि देखिए, अगर अब कानून व्यवस्था पर बात होगी, विकास के मुद्दे पर बात होगी तो आपको वोट मिलेगा। अगर आप ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, तुष्टीकरण की बात करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जनता ने मूड बना लिया था, क्योंकि हम और आप जब भी बात करते थे डिबेट में नितिन, तो अक्सर हम लोग इस बात का जिक्र करते थे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठ रहा है ये मालूम नहीं चल रहा है। जनता को मूड क्या है, जनता कुछ बता ही नहीं रही, मतलब उससे आप बात करोगे तो भांप नहीं सकते हो आप कि वो किसको वोट देने की स्थिति में। सरकार ने नहीं बदली। अगर आप कल दिक्कत रहे हैं तो सरकार नहीं बदल देगी, सरकार आपको जनता वोट नहीं देगी। आपने 2017 के बाद जब आप एक विपक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप सिर्फ भाषण दे रहे थे, तो आप सिर्फ तंज करने की बात कर रहे थे, ना कि मुद्दों की विकास की कोई बात करना, इस तरह की कोई भी बातें आप जो है अखिलेश यादव नहीं कर रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश से बात करी जाए तो कांग्रेस की जो जमीन है, जो कांग्रेस की वो तो खत्म है, उससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस में आप जमीन बची ही नहीं है। आज देख लिया होगा आपने, रिजल्ट आया है तो 1 सीट आई है, तो कहीं ना कहीं बसपा की कोई बात नहीं करता है कि बसपा में कोई ऐसा शायद जो है उत्तर प्रदेश में जो बसपा की है वो भी एक बार भी पूरा चुनाव प्रचार में भी कहीं दिखाई नहीं दे, या 2 जगह कहीं चुनावी रही है करना चाहिए तो कहीं सबसे मुद्दा जरूर हालांकि दिखते हैं। तो अगर बात की जाए कि सत्ता में आप कई जगह सकेंगे तो पंच करने से जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी की स्थापना करी है वैसे वैसे वोटर भी जो है वो इतना स्मार्ट हो गया है कि वो अपना भला और अपने जाति धर्म और अपने भगवान का भला, तो मेरी बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर बात करी जाए 2017-12 उसकी पहले चुनाव होती तो उत्तर प्रदेश ठीक है नितिन, वक्त कम है,
वक्त कम है नितिन, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शैलेंद्र दीक्षित जी, हाँ आदित्य जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अब की बार का जनादेश है उत्तर प्रदेश का, वो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को इशारा करता है। हाँ। मतदाता सब समझ रहा है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी ने अपने जातिगत वोट आधार को उत्तर प्रदेश में कीमत लगा करके टिकट पर बेचने की कोशिश की, उसको इस बार पूरी तरीके से उनके मतदाता ने ही नकार दिया है। उनको एक सीट मिल रही है। कांग्रेस जो गांधी जी की पार्टी थी, अपने रास्ते से हट गई, तुष्टीकरण के रास्ते को अपनाने लगी। उनके बयान राष्ट्र के प्रति अच्छे नहीं रहे, उनके राष्ट्र के प्रति जो क्रियाकलाप थे उनके नेताओं के अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह से कांग्रेस केवल 2 सीट पे खड़ी हो। जो 2 सीटें में व्यक्तिगत रूप से दोनों जो जीतने वाले लोग उनको जानता, उनकी ये कांग्रेस की जीत नहीं, उनकी ये निजी जीत है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के सामने एक ऐसा दर्पण रख दिया है आज कि अगर राष्ट्रवाद से हट करके बात करोगे, विकास से हट करके बात करोगे, भ्रष्टाचार की ताकत के साथ बात करोगे, अगर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण के माध्यम से जातिवाद से सत्ता पाना चाहोगे, तो तुम्हें हम नकारते हैं, तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे। हम उस दल के साथ खड़े होंगे जो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा, जो विकास के साथ खड़ा होगा, जो आम आदमी की बात करेगा, जो गरीब की भी बात करेगा, जो हिंदू की भी बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, सिख की करेगा, ईसाई की करेगा। तो इस बार का जो जनादेश है वो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का जनादेश है। और इतिहास दोहराया भारतीय जनता पार्टी ने 1985 के बाद दोबारा जब सत्ता में आई है, तो ये इसीलिए तय करके आई है कि जनता ने उसको अपने पैमाने पर खरा पाया है। और उत्तर प्रदेश की ये दिशा पूरे देश को दिशा देगी। और फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित में और राष्ट्रवाद के को तो मजबूत करेगी, दुनिया में हमारी ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। एक बार हम फिर एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था और एक आर्थिक स्थितियों को उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में जन्म देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। शैलेंद्र दीक्षित जी, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे जी, आगे का रोड मैप क्या होगा? और दूसरी चीज ये है कि क्या मंत्रिमंडल में इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, जिस तरीके से टिकट वितरण में किया गया था? नहीं, देखिए, आगे की रणनीति यही है कि हमें अभी हमें आने वाले समय में 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना है। हम अपने संगठन को उसके लिए तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे। जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको मौका देंगे, उनको आगे लाएंगे। और एक नई पौध भी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा, इतिहास रहा है कि हम नेतृत्व को बहुत बंद नहीं करते हैं, बहुत एक परिवार में सीमित नहीं करते हैं। हम नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं और एक नई क्यारी, एक नई पौध लगाते हैं, उसको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हमें जनता ने हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। और उसके विश्वास को हम ये कोशिश करेंगे कि जो उसने हमसे आशाएं की है उन पर हम खरे उतरें और उनको वो सब कुछ दें, उनकी भावनाओं के अनुरूप दें जो वो हमसे चाहते हैं। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन नितिन मैं आपसे ले रहा हूं। क्या लग रहा है आपको, इस बार बीजेपी को बहुमत फिर से मिला है, हालांकि सीटें कम हुई हैं, तो ऐसे में अब क्या समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से अपने अंदर झांकने की जरूरत है, या फिर से अपने आप को मंथन करने की जरूरत है अपनी पार्टी के अंदर कि आखिरकार उनकी जो सियासी जमीन है वो खिसकती क्यों जा रही है लगातार? ऑडियो दिया जाए नितिन का। समाजवादी पार्टी पहले की तरह अगर इसी तरह काम करेगी जैसे अभी कर रही है, चाहे 2017 2012 में सरकार ने बंगाली का रखा जाता है मुख्यमंत्री प्रदेश, तो चाहे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला हो जहाँ हाथ नहीं जाए, हर तरफ से गुंडे और बदमाश और हर तरफ से क्या भ्रष्टाचार सारी चीजें आएंगी। उसके बाद 2017 में अगर बात करी जाए, 2012 में संघों की बात करी जाए, उसके बाद 2017 में संघों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है 2017 में एनआरसी के बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी कोई बवाल लिया हो जिसमें जनता तरफ है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी सुशासन का प्रभाव हो, जिनसे अपराधी माफिया के ऊपर दबाव हो, पहले देखने जो सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो। आप केवल मुद्दे की बात करते हो कि हमने 9 नंबर चलाती थी, उसके बाद योगी सरकार आई, उन्होंने 112 उसको कर दिया, लेकिन उसको 112 का कन्वर्ट करने का परिणाम जो समाजवादी पार्टी ने जानने की कोशिश नहीं की, बस केवल इन्होंने तंज की सरकार चलाई, तंज का भूखा
मजबूत किया। इसके अलावा केवल ये भागों में बोलते रहे कि योगी की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है। अरे भ्रष्टाचार की सरकार है तो भ्रष्टाचार बताए ना। आज जो भ्रष्टाचार का नतीजा ये आया कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने घोषित किया। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आदित्य जी एक बात और इस चुनाव में तय हो गई। हाँ। ये खाली 5 साल तक बंगले में बैठे रहिए, चुनाव में बाहर निकल आइए, उससे जनता आपको चुनने वाली नहीं है। जनता के बीच में निकलना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो आपको चुनेगी। बंगले में बैठ के चुनाव के समय निकलोगे तो जनता यही जवाब देगी जो अभी आपको मिल गया है। जी शैलेंद्र दीक्षित जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी शुक्रिया न्यूज रूम से जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि पहले से ज्यादा चुनौतियां होंगी, उम्मीदें लोगों की ज्यादा होंगी, क्योंकि एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश में योगी आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।